एक महिला जिसका नाम सावित्री होता है, जो अपने पति रामलाल के साथ बड़े आराम से रहा करती है। 4 इनके बेटे होते हैं। घर परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। जमींदारी भी इनके पास होती है और बड़े अच्छे से इनका जीवन आगे बीत रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है जब रामलाल अपने खेतों पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक ही उन्हें चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आकर वो जमीन पर गिर जाते हैं। जब तक सावित्री को पता चले और इनके 4 बेटों को पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जो रामलाल होते हैं वो यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। शायद उनको अटैक आया होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो रामलाल है उसके अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी की जाती है और अंतिम क्रियाक्रम भी कर दिया जाता है। दोस्तों, उस समय जो बड़े वाला बेटा होता है उसकी उम्र लगभग 14 साल होती है। दोस्तों, जो सबसे छोटे वाला बेटा होता है उसकी उम्र मात्र 2 साल होती है। अब यहाँ पर पूरे घर की जिम्मेवारी सावित्री के ऊपर आ जाती है। सावित्री अब अपने बच्चों को जैसे तैसे करके पाल रही होती है, जैसे तैसे दूसरे लोगों से जमींदारी भी करवाया करती और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही होती है। उन्हें स्कूल भी भेजा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही ये चारों के चारों लड़के जवान हो जाते हैं। जो बड़े वाला लड़का होता है उससे छोटे वाला लड़का होता है, यानी कि बड़े वाले लड़के का नाम अजय होता है, उससे छोटे वाले लड़के का नाम विजय होता है। इन दोनों की एक ही घर में शादी करवा दी जाती है, यानी कि इनकी जो पत्नियां होती हैं वो दोनों की दोनों सगी बहनें होती हैं और दोनों की शादी बड़े आराम से हो जाती है। ये दोनों भाई अब नौकरी भी करने लगे थे और घर परिवार इनका आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, इधर जो उससे छोटा भाई होता है लेखन और एक और भाई होता है सुरेश, ये दोनों भाई भी जवान हो चले थे। ये भी अब नौकरी पेशा करने लगे थे। इनके लिए भी फिर पड़ोस के ही एक गांव से 2 बहनों को इनके लिए दुल्हन बनाकर घर में लाया जाता है। अब यहाँ पर चारों भाइयों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये अपने कामकाज को अच्छे से करने लगते हैं। जो माँ होती है सावित्री, वो अब थोड़ी सी बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद ना तो बड़े वाले बेटे की बहू देखे, ना छोटे वाले बेटे की बहू देखे, ना सबसे छोटे वाले की बहू देखे। बस वो तो यही सोच में लग जाती हैं कि मुझसे छोटे वाले की देख लेगी या मुझसे बड़े वाले की देख लेगी। एक दूसरे के ऊपर वो ऐसे सोचने लग जाती हैं। माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है कि इनमें से कोई भी बहू मेरी सेवा नहीं करती और ना ही मेरा कोई सा बेटा मुझसे ये कहता कि माँ मेरी बहू तेरी सेवा करेगी। हालांकि सब के सब लोग एक ही जगह रहा करते हैं, फिर भी यहाँ पर इनमें से कोई सी भी बहू इससे बूढ़ी औरत की सेवा नहीं करती। दोस्तों, ये एक गुरु महाराज के पास जाया करती और वहाँ जाने के बाद गुरु महाराज से एक दिन अपनी अपबीती बताने लगती है कि महाराज मैं बीमार हो गई थी तो मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं था। मेरी 4 बहुएं 4 बेटे होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर ऐसी बैठ जाती हूँ कि जैसे मेरे कुछ है ही नहीं। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे बहू बेटा मेरी सेवा नहीं करते। तो यहाँ पर जो महाराज होते हैं वो सावित्री से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है क्या? तुम्हारे पास जो तुम्हारे पति की ज़मीन थी वो तुम्हारे नाम आई होगी, वो ज़मीन का हिस्सा तुम्हारे पास नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती है कि बहू बेटों ने बड़े चालाकी से वो सारे के सारे ज़मीन अपने नाम करा ली, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर साधु महाराज कहते हैं कि फिर तुम्हारी सेवा भला वो क्यों करेंगे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। उनको लालच चाहिए, उन्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ है तो वो तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे। तो यहाँ पर सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है तो साधु महाराज मैं क्या करूँ जिससे कि वो मेरी सेवा करने लगे। तो यहाँ पर जो साधु महाराज है वो कहने लगते हैं कि एक थैला अभी बाजार से खरीद कर ले जाना और रास्ते से कुछ कंकड़ पत्थर उसमें भर कर ले जाना। उनको नहीं पता होना चाहिए कि तुम अभी इनको लेकर आई हो और अपनी संदूक का ताला हमेशा लगा कर रखना। दिन में एक बार इनको गिन लिया करना, उल्टा पुल्टा इनको कर लिया करना, जिससे कि आवाज़ दूसरे कमरे में जाए या तुम्हारे बहू बेटों को पता चले। तो यहाँ पर सावित्री ऐसा ही काम स्टार्ट करती है और जब वो संदूक खोलती है अगले दिन जाकर तो वहाँ पर जो बड़ी वाली बहू है वो देखने लगती है कि माँ जी तो थैले में कुछ बजा रही है, थैले के अंदर शायद कुछ सोने चांदी की चीज़ें रखी हुई हैं। दोस्तों, दूसरी बहू को वो बताती
बताती है कि इस तरह से माँ जी के पास तो बहुत सोना चांदी है, उनका तो एक बैग भरा पड़ा है, उसे ये निकालती भी हैं और फिर उसके अंदर बंद कर देती हैं। दोस्तों, तीसरे वाले बेटे की बहू को भी पता चलता है और चौथे वाले बहू को भी पता चल जाता है। यानी कि चारों बहुओं को आज पता चल चुका था कि माँ जी के पास तो बहुत कुछ धन दौलत है, सोना चांदी भरा हुआ है। तो यहाँ पर अब ये चारों की चारों बहुएं प्लानिंग करने लगती हैं कि माँ जी की तो मुझे ज़्यादा सेवा करनी, जिससे कि ये धन मुझे मिले। बड़े वाले बेटे की बहू सुबह सुबह आती, माँ जी चाय ले लो। उसके बाद उससे और छोटे वाले बेटे की बहू आती, माँ जी आप नहा लो, मैंने गर्म पानी कर दिया है। फिर छोटे वाले और बेटे की बहू आती, माँ जी आप खाना खा लो, गरम गरम रोटी बना कर लाई हूँ। सबसे छोटे वाले की बहू आती तो ये कहती, माँ जी मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है, आप सो जाइए। अब यहाँ पर माँ जी को फ़र्क साफ दिखने लगा था कि यार ये तो बिल्कुल जादू मंत्र जैसा काम हो गया। उस महाराज ने मुझे बताया था कि तुम ऐसा कर लेना, और अब ये सब के सब लोग मेरी बहुत अच्छे से सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के हिसाब से ही जो सावित्री होती है उसकी उम्र और ज़्यादा बढ़ने लगती है, और एक दिन ऐसा समय आ जाता है, आज उसका अंतिम समय होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो सावित्री है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। चारों बेटे फटाफट आते हैं और फटाफट आने के बाद अपनी माँ के अंतिम क्रियाक्रम में लग जाते हैं, और जब माँ को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है उसके बाद ये चारों बेटे सीधे बिना कुछ देरी किए हुए घर पर आते हैं और कहने लगते हैं, संदूक का ताला तोड़ो या चाबी को ढूंढो, चाबी कहाँ है, माँ के बिस्तर में ही रखी होगी। इधर उधर ढूंढा जाता है तो यहाँ पर पता चलता है कि जो बड़े वाली बहू है उसने चाबी को ही छुपा लिया है। अब यहाँ पर ये लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। जो बड़े वाला बेटा होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो चाबी तो मुझे दे दो, लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि चाबी मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पर लालच तो चारों बेटों को आने लगता है, चारों बहुओं को लालच आ जाता है। फिर यहाँ पर फैसला ये होता है कि इस ताले को ही तोड़ दिया जाए। फिर उस ताले को तोड़ा जाता है। बड़ी ही उम्मीद इनकी होती है, बड़ी आशा होती है कि आज तो वो भरा हुआ बैग सोने चांदी का हमें मिल जाएगा और चारों भाइयों की मौज हो जाएगी। दोस्तों, इन्हें नहीं पता था कि आगे होने वाला क्या है। फिर यहाँ पर जब उस बैग को खोलकर देखा जाता है तो उसमें कंकड़ पत्थर भरे होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर इनका दिमाग ठिनक जाता है। अब ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो बुढ़िया हमें पागल बना गई, हम लोग इसकी सेवा नहीं कर रहे थे, शायद किसी ने ऐसा कोई इन्हें उपाय बताया है जिससे कि हम इसकी सेवा करने लग जाएं। दोस्तों, फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास वो जाते हैं कि इस तरह का मामला हो गया है, माँ तो हमें रोज़ दिखाती थी कि हमारे पास सोना चांदी है, लेकिन वो अब कंकड़ पत्थर कैसे हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति उनसे यही कहते हैं कि बेटा, जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है। तुम्हारे भाग्य में ये कंकड़ पत्थर ही लिखे थे, इसलिए ये कंकड़ पत्थर ही तुम्हें मिले हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर वो चारों के चारों भाई बिल्कुल टूट से ही जाते हैं। वो करें तो क्या करें, किसी को दोष भी नहीं दे सकते। और फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि यार जो हुआ सो अच्छा हुआ, इस बहाने से हमने अपनी माँ की सेवा तो कर ली। जो बहुएं हैं वो तो बहुत तरह तरह की बातें बना रही थी, यह बहू ने, इस बुढ़िया ने हमारे साथ में बहुत बुरा किया, ये तो बुढ़िया बहुत गंदी थी, ये तो इस तरह से हमें बहका कर ऐसा काम कर गई। लेकिन जब उनके पति उन्हें समझाते हैं कि माँ की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है, तो यहाँ पर उनकी भी समझ में आ जाता है शायद परमात्मा ने हमें यहाँ पर सेवा करने के लिए भेजा था और इस तरह से हमें सेवा करनी थी और इस तरह से हम सेवा ही कर पाए। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। ऐसी ज़रूरत उस माँ को क्यों पड़ी थी? क्योंकि जब बहू बेटे उसकी सेवा ही नहीं कर रहे थे, बीमार वो हो गई थी, तो कोई भी उसे देख नहीं रहता, ना बड़ा वाला बेटा, ना छोटे वाला, ना मझला बेटा, सभी के सभी लोग बस यहाँ पर अपनी मस्ती में मस्त थे। और इधर जो बहुएं थी वो तो माँ की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। और जब उन बहुओं को पता चला कि माँ के पास तो सोना चांदी है, माँ तो बहुत पैसे वाली है, तो उनके दिमाग में माँ की सेवा करने का यहाँ पर जुनून
उपजा और वो इस जुनून के सहारे ही सेवा करती रही। लेकिन लास्ट में उन्हें जो मिला वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके मन की शांति के लिए ये बात मैं एक छोटी सी कह देता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं मिला, आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं मिला, आपको तो बहुत कुछ मिल गया। आपको अपनी माँ का सेवा करने का जो समय है वो मिल चुका था और आपने सेवा भी की। आप धन्य हो। आप यहाँ पर इसी तरह से अपने परिवार की आगे देख रेख करो और जो आपके बच्चे हैं, जब उनको पता चलेगा कि लालच के वशीभूत होकर हमारे माता पिता ने हमारे दादी की सेवा की थी, तो उनको बुरा भी लगेगा। वो आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर वो अच्छी तरफ सोचेंगे कि उन्होंने सेवा तो की थी, चाहे किसी तरीके से की थी, तो उनको शायद समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख कर जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।